Hi, good evening. How are you all? Okay, hope you all had a nice time revising both the lectures. You had a wonderful day today. Okay, now it's time for weekend. Today it's Friday. I hope we will be completing our chapter today. Okay, so weekend mein you can revise it thoroughly. Okay, chalo. So far we have seen the terms. Okay, we have studied the terms, the terminologies which are used in bookkeeping and accountancy. Last lecture we understood the concept of bookkeeping. Now today we will be understanding the concept of accountancy, the difference between bookkeeping and accountancy, and accounting standards. Okay, so what is accountancy? सो अकाउंटेंसी क्या होता है पता है? जो आपने बुक कीपिंग किया है ना, ठीक है, बुक कीपिंग मतलब अभी मैं आपको थोड़ा सा टर्म्स बता रही हूँ जो हम लोग ये साल में सीखने वाले हैं. ठीक है, ये आपके चैप्टर्स के नाम भी है. जब तुम बुक कीपिंग करते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, हमने क्या सीखा था कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो. यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ योर बिजनेस विच आर हैपनिंग ऑन डे टू डे बेसिस. ओके, बुक कीपिंग में तुम क्या करते हो, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो. क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो. ठीक है, रिकॉर्ड करते हो मतलब लिखते हो. तो वो कैसे लिखते हो वो हम सीखेंगे. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, तो वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इट इज वी पास द जर्नल एंट्रीज. क्या पास करते हो, जर्नल एंट्रीज. किस में, तो जर्नल बुक में. किस में पास करते हो, जर्नल फोलियो में. ठीक है, जर्नल फोलियो या जर्नल बुक. ठीक है, उसमें तुम जर्नल एंट्रीज पास करते हो. ओके, दैट इज अवर थर्ड चैप्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वहां पे जाने वो हम लोग ये साल में सीखेंगे. फिर ये सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेज है. ठीक है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, कुछ भी बोल दो, अगर ये चीज आपको नहीं आई, ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू पास द जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स भूल जाओ. ठीक है, बट ऐसा अपने साथ होगा नहीं ना. हमने क्या बोला था, ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, और मैं सिखा रही हूँ यार कैसे जर्नल एंट्रीज नहीं आएगी. ठीक है, डेफिनेटली आएगी, बट इफ समवन कैन नॉट पास द जर्नल एंट्रीज तो उसके लिए यहाँ पे आगे कुछ बचता ही नहीं है. ठीक है, सो वेरी बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या है, जर्नल एंट्रीज आर दैट. ओके, नाउ व्हाई, बिकॉज सी जर्नल एंट्रीज जो तुम पास करोगे ना, उसी के बेस्ड पे, ठीक है, तुम लेजर्स बनाओगे. नाउ व्हाट आर लेजर्स मैम, अगेन लेजर्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. जर्नल एंट्रीज के बाद का चैप्टर है लेजर्स. ठीक है, जहाँ पे हम व्हाट आर द लेजर्स हम सीखेंगे. बट लेजर्स आर टोटली बेस्ड ऑन व्हाट एंट्रीज यू हैव पास्ड हियर इन जर्नल. सो इफ योर जर्नल एंट्रीज आर रॉन्ग, योर लेजर्स विल ऑल्सो गो रॉन्ग. Are you getting it? Okay. Now, after ledger, what you prepare is trial balance. What do you prepare? Trial balance. Again, trial balance क्या है? It is dependent on ledger. Ledger में जो तुम्हारे पास information है, ये ना, ये सबसे easiest है. ये वाला क्या है, सबसे easiest है. यहाँ पे कुछ नहीं करना. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे, यहाँ पे है. मेहनत मतलब दिमाग लगाना है ना सबके पास. पक्का चेक कर लो, पक्का ना. ठीक है, ओके. तो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है. इफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट, यहाँ तुम्हारा दिमाग ठीक लग गया, यहाँ पे जो पास किया है उसको यहाँ पे सिर्फ इधर उधर बिठाना होता है. उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंसेस निकलेंगे, ये हम प्रॉपर डिटेल में सीखेंगे यहाँ चैप्टर के टाइम पे. ओके, उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंसेस बचेंगे, वो बैलेंस को सिर्फ एक कॉलम में बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना. मतलब दिस इज द इजीएस्ट पार्ट. यहाँ पे तो फिर भी डेबिट क्रेडिट देखना है, राइट लेफ्ट बैलेंस, टोटलिंग है वो. यहाँ पे कुछ दिमाग ही नहीं है. सीधा उठाओ, डेबिट में डालो, अमाउंट लिखो, इस क्रेडिट में डालो, अमाउंट लिखो, सिर्फ टोटल करो. दिस इज द इजीएस्ट थिंग, वेरी वेरी इजीएस्ट थिंग. सो ये सब चीज़ें किसके ऊपर है, डे टू डे ट्रांजेक्शन जो तुमने रिकॉर्ड किए हैं किसके ऊपर है, तो जर्नल एंट्री के ऊपर है. ठीक है, नाउ दिस इंक्लूड्स, व्हाई दिस इज, बिकॉज दिस इज डे टू डे थिंग. ओके, नाउ इसके ऊपर से, ठीक है, क्या आता है, तो अब आता है तुम्हारा अकाउंटेंट. सो व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो ये जो तुमने एंट्रीज पास की, इसके बाद का स्टेप, ट्रायल बैलेंस के बाद का स्टेप क्या है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से, ट्रायल बैलेंस के बाद का स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट. अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो, ठीक है, अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो. अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
अगर ट्रेडिंग नहीं है तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या बनता है? बैलेंस शीट। ठीक है, अभी फर्क देखो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। चलो अभी फर्क क्या है, तो भाई ये एक तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, डेली चीजें होती है, ये हम लोग क्या बनाते हैं? फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड मतलब ऑलमोस्ट यूजुअली इट इज यूजुअली 1 ईयर, 1 ईयर का ही बनता है। पर कल मैंने तुमको बताया था ना लास्ट लेक्चर में हमारे कि क्या होता है कि अगर बीच में बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 ईयर का नहीं हो सकता। बाय द टाइम ऑफ द ईयर इज एंडिंग 6 मंथ, 7 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जितना भी मंथ हुआ है उतने का ये बनेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर और मिडिल ऑफ द ईयर इट इज प्रिपेयर्ड। अगर बीच में तुमको कंपनी बंद करनी है, कंपनी का कुछ और चीज करना है, सो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अंडरस्टूड? सो ये डेली नहीं बनता। अब फर्क क्या है, ये तुमने बना लिया। अब ये देखो हर चीज है ना ट्रायल बैलेंस के ऊपर से ही ये 3 चीज बनेगी। हाँ ठीक है, सो अगेन ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ है तो ये गड़बड़ होगा, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ कैसे है तो यहाँ से गड़बड़ है, यहाँ से गड़बड़ तो यहाँ से गड़बड़, मतलब यहाँ अगर तुमने थोड़ा सा भी मेस्डअप किया, थोड़ा सा भी यहाँ पे तुमने मेस्डअप किया, इट विल अफेक्ट ऑल योर फाइनेंशियल्स। अंडरस्टूड? अभी ये पूरा मिलके होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। अंडरस्टूड? ओके, नाउ ये जो है, ठीक है, ये मेनली प्रेजेंट होता है। इससे तुमको पता चलता है कि भाई एग्जैक्टली तुम्हारा पोजीशन क्या है, डिसीजन क्या लेना है। ये मैनेजमेंट को काफी हेल्पफुल होता है। किसको हेल्पफुल होता है? ये मैनेजमेंट को। तुमको सीरियसली लगता है मैनेजमेंट मतलब कि कोई अगर पर्सन बैठा है, ठीक है, जो कंपनी का ओनर है, उसको कोई डिसीजन लेना है, वो बैठ के रोज के कैश के वाउचर तुम्हारे देखते बैठेगा, वो रोज का सेल्स कितना, वो सेल्स बिल सारे देखते बैठेगा, कि वो एक कंपाइल्ड रिकॉर्ड देखेगा जहाँ पे टोटल सेल्स कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, डायरेक्टली वो देखेगा ना, वो एक एक बिल थोड़ी ना देखते बैठेगा। सो दिस इज व्हाट इज प्रिपेयर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल लगते हैं और यही चीज़ जो बनाते हैं उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनकम टैक्स रिटर्न बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, और ये हम गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर से हमारा कैलकुलेशन आता है कि भाई कितना टैक्स भरना है, कितना नहीं, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स वो भी होता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे तुम अकाउंट्स में जाओगे, टैक्सेशन आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट बुक कीपिंग, वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। अंडरस्टूड? सो बुक कीपिंग क्या है? छोटा वाला प्राइमरी लेवल है। ठीक है, ये उसका एडवांस लेवल है। अंडरस्टूड? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो सब प्रिंसिपल है जो हम यहाँ पे रूल्स यूज करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। वंस अगेन आई एम स्टेटिंग इट वेरी क्लियरली दैट दे ऑल आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। व्हाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? क्योंकि जब गवर्नमेंट अगर सब अपने अपने हिसाब से एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है, क्यों इसको स्पेशल स्किल लग रहा है, क्यों इसका स्पेशल स्टडीज लग रहा है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से बुक लिखते बैठेगा तो गवर्नमेंट 150 करोड़ जनता का बुक कैसे समझेगी? बरोबर ना? तुम अपने हिसाब से यहाँ पे तुम पैसा लिख रहे हो आया, वहां पे लिख रहे हो गया, कोई और अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लिख रहा है, कोई और अपने हिसाब से, मतलब हर एक चीज का इट्स अ सब्जेक्टिव ना। अगर एक ही सिंपल एक ही चीज अगर मैं तुम 5 लोगों को लिखने को बोलूँ, माई सेल्फ का ऐसे, माई स्कूल तो सबकी सेम होती है अगर वो 5 की स्कूल सेम है, माई स्कूल का ऐसे लिखने बिठाओ, 5 जन के कुछ ना कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। सो इफ सब लोग अलग अलग तरीके से अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे या अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नॉट ओनली द गवर्नमेंट, पर हमने देखा था ना इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स, सबको अपने अपने मतलब डिसीजंस लेने होते हैं। सो इफ दे हैव टू गो थ्रू सो मेनी कंपनीज, तो अगर सबका अलग अलग पैटर्न है, ठीक है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या इसका असेट का है, इसका लायबिलिटी का है, कहाँ होगा। अभी ये कैसा है, फॉर्मेट फिक्स्ड है, कहाँ पे असेट्स है, कहाँ पे लायबिलिटी, सबको पता है, फट से वो पेज पे वो जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस देखना है, क्या क्या खर्चे हैं, सीधा पीएनएल कहाँ पे होगा देख सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज इन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड या एंड क्या, आई डोंट नो। ठीक है,
सो दिस इज इट. अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अब दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है. आई होप इट इज ऑलरेडी क्लियर, बट फिर भी जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा देती हूँ. ओके, चलो. नाउ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, मैंने शॉर्ट में लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, बट यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस. ओके, चलो. वेरी फर्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. वी हैव अंडरस्टूड yesterday that it is recording and classifying the business transaction in a systematic manner. Okay, now what does accountancy do? Accountancy along with recording and classifying, मतलब bookkeeping के साथ साथ what does it do? It summarizes, उसको proper summarize करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, एंड देन दे इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा, दे पुट इनटू द फाइनेंशियल data. Okay, this is a primary stage. Okay, and what is accountancy? So accountancy is inclusive of bookkeeping. तो primary stage तो आएगा ही, but along with that it's a secondary stage where it analyzes and interprets the data, the entries recorded in bookkeeping. Okay, so bookkeeping is a part of accountancy, but accountancy is not part of bookkeeping. Understood? Bookkeeping is a part of accountancy. I hope I'm clear. Okay, then objective. No, main objective क्या है कि भाई प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने है. दिस इज सिंपल, इतना ही काम है. जो आया बस लिखते जाओ ठीक से जैसे सिखाया है, ठीक है. अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है that to prepare the financial statements and further present it to relevant authorities. Now what does it mean to present it to relevant authorities? ये बना के मैनेजमेंट को, ओनर्स को दिखाना, उनका अप्रूवल लेना, और उसके बाद हमको किसको दिखाना होता है? इसको गवर्नमेंट को तो दिखाना कंपलसरी ही है. यू मस्ट प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम रिटर्न फाइलिंग. सो प्रेजेंटिंग इट टू द गवर्नमेंट, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ तो जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, एंड हियर अगर अकाउंटेंसी में कुछ गड़बड़ हुआ तो सीनियर स्टाफ. वह तुम बोलोगे भाई इतना सबसे बेसिक काम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ गलती तो पूरी गलती, ये सब गलत आएगा. तो भाई यहाँ पे जूनियर स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल रखा है. येस डियर, बिकॉज जूनियर स्टाफ जो काम करेगा, यहाँ पे हम बार बार क्या देख रहे हैं? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग. तो डायरेक्टली सिर्फ इधर उनका उठा के उनको काम करना चालू नहीं करना है. यहाँ पे अगर इन्होंने कोई गलती की है तो वो गलती रेक्टिफाई पहले उनको करना है, फाइंड आउट करना है, एंड देन दे हैव टू मेक द फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो वो गलती ढूंढना, उनकी कोई मिस्टेक हुई है, कुछ रॉन्ग एंट्रीज हुई है, कोई एंट्रीज रह गई है, हुज जॉब इट इज? सीनियर स्टाफ. सो दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी मैंने क्या बोला? इट इज इंक्लूसिव ऑफ बुक कीपिंग. तो सीनियर स्टाफ अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल. सो इसकी गलती भी हुई तो इसकी गलती कोई नहीं है कि भाई इसका तो काम ही है गलती करना. ऐसा नहीं है काम ही है गलती करना, बट ही कैन से आई एम अ जूनियर स्टाफ. ओके, सर ने देखा नहीं, मैंने तो सर को दिखाया था हाथ ऊपर, ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जूनियर स्टाफ ना. Okay, so junior staff is required, responsible, and senior staff is responsible. Understood? Now period. Here it is done day to day basis, and this is done for a period of a year, okay, or a specific period. Now analysis. Here it does not require any analysis. Analysis मतलब सेल्स हुआ, बिल आया, हमारे पास सो एंड सो लिखा है कि भाई इतना पैसा इतना नहीं आया. यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना है. जो आता है ना सिर्फ वो उठा के सीधा छाप देते, वो लोग एंट्री मार देते हैं. दिमाग नहीं लगाते कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है, गलत है. यहाँ पे वो दिमाग लगता है, ठीक है. सो इट यूजेस जो बुक कीपिंग का इंफॉर्मेशन उनके पास आया है. अगेन देखो मैंने क्या बोला? इट एनालाइजेस एंड इंटरप्रिटेट्स द डेटा एंड देन कंपाइल्स इनटू द रिकॉर्ड्स. वो एनालाइज करते हैं जो डेटा आया है वो, कि भाई बराबर है, नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ मिसडाउट हुआ है, नहीं है. देन दे turn the data into the financial records. Are you clear? अभी 2 पॉइंट और है, ठीक है. Let me erase the board. Meanwhile you can take a screenshot, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में लिखवाया है, इसके तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. लास्ट 2 पॉइंट्स. ओके, डिसीजन मेकिंग. बुक कीपिंग में जो आपने एंट्रीज मारे हैं, जो पास किए हैं, they are totally not useful for the management to decide anything, to make any decision. कैसे डिसीजन लेगा? इतने सारे साल भर के सेल्स, इतने सारे साल भर के बिल्स, परचेज बिल्स, इतने सारे साल भर के कैश वाउचर, इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है. तो कैसे, मतलब ये सब थोड़ी ना देखते बैठेंगे. दे तुम्हें डिसीजन नहीं तो तुम कंपाइल्ड डेटा चाहिए ना तुमको. ओके, सो मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट. ओके,
नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे अच्छा ये एनालिटिकल वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एनालिटिकल स्किल्स जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनी में तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, ये एनालिटिक्स का भी उनका एक प्रोफाइल होता है, ठीक है। एनालिटिकल उसके लिए मतलब स्पेशल स्टडीज़ भी होते हैं, स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं। सो इफ़ यू हैव दोज स्किल्स, ओके, यू आर डायरेक्टली इन टू द सीनियर पोजिशन, बिकॉज जूनियर पोजिशन के लिए एनालिटिकल स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट all, okay. Analytical skills are required in accountancy. What are analytical skills? To analyze the data, primary data, and based on that providing forwarding the data to the senior team for the preparation of financial analytical skills. That analytical skills means analyzing the data, the primary data provided by the bookkeepers, bookkeeping staff, okay, and analyzing that and forwarding that to the senior staff, the accountant or so and so, who's the responsible person for the preparation of financial accounts, okay. Understood? Are we clear so far? What is bookkeeping, what is accountancy? याद रखना अलग नहीं है. Bookkeeping is a part of accountancy. Understood? They both are not different. Bookkeeping is a part of accountancy, but accountancy is not a part of bookkeeping. Okay? चलो, let's go to the next topic. तो अभी हम कब से देख रहे हैं अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, तो अभी अकाउंटिंग का किस तरीके का सिस्टम होता है. तो पहले तो एकदम जो ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है ना, भाई अकाउंटिंग इज किस टाइप का होता है. तो 3 टाइप का अकाउंटिंग होता है, ठीक है. वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस. Which type of accounting it is? Cash basis, जहाँ पे only cash transactions are recorded. Only, ठीक है, यहाँ पे only cash transactions are recorded. Only cash transactions are recorded. मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कोई एंट्री होता ही नहीं है. कैश परचेज किया, कैश सेल्स किया, कैश में सैलरीज पेड किया, वॉट एवर यू हैव डन और रिसीव्ड, पेड और रिसीव्ड इन कैश, यू विल बी रिकॉर्डिंग. क्रेडिट का मेंशन कहीं होगा ही नहीं. डू यू थिंक इट्स गुड आइडिया? डेफिनेटली नॉट ना. कोई आधा पैसा दे के गया, आधा बाकी वो हम लिखेंगे ही नहीं, तो फिर मेरे जैसा हाल होगा ना कि भाई भूल गए, आया ही नहीं पैसा. मैं तो लकी थी कि मेरे को कभी कभी आ गया, कभी कभी नहीं, एक ही बार आया था ना. हाँ, ओके. सो कैश बेसिस, ओके. दिस हुआ अभी अक्रूअल और मर्केंटाइल. accrual. Now second is accrual और mercantile basis. ओके, अभी accrual और mercantile में क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है. और इसको ये accrual को कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है. accrual तो accrual. Now accrual वर्ड कहाँ से आया, ठीक है. सो दिस वर्ड हैज़ डिराइव्ड, मतलब ये मेरा लॉजिक है, ठीक है, कि whenever it is occurred. अभी occurred means an event to occur, मतलब it to happen, ठीक है, means to happen, मतलब जब कोई चीज़ हुई तब हम उसकी एंट्री कर देंगे. Now अब जब कोई चीज़ हुई मतलब what do I mean with that? Okay, so accrual means when it is occurred, means when it has happened. Okay, so that is called as accrual basis. Now accrual मतलब it is occurred, तो क्या है कि भाई if you have sold goods worth rupees 80,000 to Seema. Okay, now यहाँ पे what has happened, what has occurred, your sales has occurred. What has occurred? Your sales has occurred. Okay, sales of how much? 80,000 rupees. So what entry you will pass? That I have made a sales of 80,000 rupees. अब ध्यान दो, हाँ, 80,000 में से there can be a situation where you received cash, or there can be a situation where she has taken on credit, or there can be a situation where she paid rupees 30,000 cash and बाकी का rupees 80,000 में से 30 गया तो 50, इतना भी नहीं आता, 50,000 on credit. So अब जब मैं ये एंट्री पास कर रही हूँ, ठीक है, when it has
occurred the sales, I will write sales of 80,000. कैश में क्या होता था, मैं क्या लिखती थी, सिर्फ 80,000 का कैश आए तो यहाँ पे क्रेडिट होता तो मैं लिखती ही नहीं थी. डू यू थिंक दैट वाज राइट? वुड दैट बी गिवन अस द एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन? नो. यहाँ पे भी मैं अगर कैश बेसिस पे करती तो आई वुड हैव रिटन ओनली 30,000 कैश रिसीव्ड. ओके, जबकि मेरा सेल्स हुआ है 80,000 का. सो वुड दिट बी गिवन So do you think that would have given us a correct information about our business? No. जब happened हुआ है तब के एंट्री कर रही हूँ, मैं प्रॉपरली लिखूंगी I have occurred a sale of 80,000. अगर कैश है तो received cash 80,000, not received तो it is credit pay 80,000, which means I have to take it from Seema 80,000 rupees. And if this mixed type कि cash and credit both, so I will write cash received 30,000 and 50,000 yet to receive from Seema because my sales has occurred of rupees 80,000. Now understood the concept of accrual or mercantile basis? मतलब जब वो चीज़ हुई, आया नहीं आया पैसा, पैसा तुमने पे किया नहीं पे किया, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती भाई. हो गया ना, अकर हो गया ना, इट हैज़ अकर्ड. अंडरस्टूड? एक और टॉपिक एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छा एग्जाम्पल है, मज़ा आएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड. अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक एग्जांपल ये क्या है, सपोज तुमने फिक्स डिपॉजिट किया है, ठीक है, कितने साल का, सपोज फिक्स डिपॉजिट यू हैव पुट योर रुपीज 5 लाख इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% पर ईयर. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल खत्म हुआ. अभी देखो जिसको जिसको पता है उसको पता होगा, नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन. ओके, आई विल टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जहाँ पे तुम एक बार वो बड़ी सी अमाउंट दे देते हो बैंक को और जो पीरियड तुमने बोला है तब तक वो अमाउंट तुम वापस नहीं निकाल सकते. इंटरेस्ट जो भी है वो तुमको वो एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड जो आप दोनों के बीच में अग्री हुआ है तब मिलेगा. तो यहाँ पे हमने अग्री किया है 5 साल बाद, तो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला कब है, 5 साल बाद. बट वॉट आई विल डू, हम अक्रूवल बेस कर रहे हैं. सो आफ्टर 1 year, कंप्लीशन ऑफ 1 year, ओके, आफ्टर 1 year मेरा इसके 5 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से ₹40,000 इंटरेस्ट अक्कर्ड हो गया. क्या हो गया, 40,000 अक्कर्ड हो गया ना. मतलब भले अभी मेरे हाथ में आया नहीं है, बट आई एम सपोज टू रिसीव हाउ मच नाउ फ्रॉम बैंक, माई 5 lakhs plus 40,000. सो वॉट इट हैज अक्कर्ड. सो आई विल पास दिस एंट्री इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि भाई 5 लाख का बैंक का मेरा फिक्स डिपॉजिट है, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट है मेरा ये साल का 40,000 और इतना मुझे बैंक से आना बाकी है. दिस इज व्हाट माय एसेट ना, मनी इज वर्थ, पैसा आना बाकी है, आएगा बाद में पैसा. सो इट हैज अकर्ड. मेरे हाथ में अभी आया नहीं आया, इंटरेस्ट कब आएगा मेरे हाथ में, 5 साल बाद आएगा, ठीक है. बट डज दैट मीन कि भाई मैं उसको भूल जाऊंगी, नहीं. आई विल राइट इट एज एंड व्हेन इट हैज अकर्ड. दैट इज व्हाट अक्रूवल और मर्केंटाइल basis. very very important to understand. समझ में आया, सबको समझ में आया. प्लीज़ अगर नहीं आया इसको 2-3 बार रिपीट करके देखो. अकर्ड मीन्स, अक्रूवल मीन्स अकर्ड व्हेनेवर इट हैज़ हैपेंड, एंड जैसे ही वो चीज़ हो जाती है हम उसको लिख देते हैं, ठीक है. भले पैसा आया नहीं आया, बाद में आया, वो लिखेंगे तो या बाद में लेना का याद रहेगा ना. समझा, अंडरस्टूड. नाउ थर्ड टाइप इज मिक्स्ड और हाइब्रिड. Which is third type? Third type is mixed or hybrid. Understood? Mixed or hybrid. Now what is mixed or hybrid? Hybrid में क्या होता है कि yes, it is a combination of cash basis plus accrual basis, but क्या, क्यों दिक्कत क्यों है इसमें, तो भाई वो क्या करते हैं पता है, जो हमारे इनकम या रेवेन्यूज है उसको कैश बेसिस पे लेते हैं, बट जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको वो अक्रूवल बेस पे लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग कि भाई अगर तुम इनकम और रेवेन्यू जब कैश में जब आया तभी लिख रहे हो, मतलब अकर हुआ तो वो तुम नहीं लिख रहे हो. तो इनकम समझ में आ रहा है ना कि भाई इनकम अकर हुआ, ठीक है, पैसा इससे लेना बाकी है, अभी ये लेके गया तो मैं लिख दूँ ना,
नहीं लिख रहे हो तुम, अगर कैश आया तो ही लिख रहे हो, कैश बेसिस पे उसको लिख रहे हो, ठीक है, ओनली ऑन कैश बेसिस यू आर राइटिंग इट, बट एक्सपेंस तुम अक्रूड लिख रहे हो। जैसे खर्चा बन गया मतलब ना रेडी हुआ कि भाई यहाँ मैं मंथ खत्म हुआ, ठीक है, सैलरी सैलरीज तुमने सीधा 31 को डाल दिया, एंट्री कर दिया, भले सैलरी तुम दे रहे हो 10 तारीख को 15 तारीख को वॉट एवर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो खर्चा तुम जैसे ही अकड़ हुआ लिख रहे हो, बट इनकम तुम कैश बेसिस पे लिख रहे हो। So this gives total false, inappropriate information about the business. That's why it is prohibited in India. What it is? It is prohibited in India. It is prohibited in India. Understood? So this type of practice is not happening in India at all. Okay? If you want, you can take a screenshot of this. Okay? So we can move on. अच्छा, अभी कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा हमें डिटेल में समझना है, ठीक है, थोड़ा एक वो कर रही हूँ मैं। मैंने तुमको एसेट्स समझाया था, राइट, आई एक्सप्लेन यू व्हाट आर एसेट्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड, यस, फिक्स्ड, करंट and fictitious. Which assets? Fixed, current and fictitious. So fixed में क्या आता है? ऐसे assets which are going to use it in a long run. Assets क्या क्या होते हैं? Furniture. Current assets very short, मतलब जहाँ पे तुम easily उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, within a very short period of time. Fixed asset which you are going to use it over a period of 1 year and more than 1 year. Current विथ इन 1 ईयर। ओके, तो व्हाट इज, तो मुझे एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एसेट का याद करेंगे और उसको फिक्स या करंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंक इमीडिएट कैश, व्हाट इज एसेट? मनी और मनी इज वर्थ। बैंक इमीडिएट कैश, तो करंट, एक मिनट, आई चेंज माय मार्कर। सो बैंक करंट एसेट, कैश इमीडिएट कैश, करंट एसेट। फर्नीचर 1 साल के अंदर चेंज कर दोगे, बड़ी अमीर कंपनी होती है वो भी नहीं करती है, ठीक है। सो फर्नीचर फिक्स्ड, मशीनरी फिक्स्ड, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड, कैश ऑब्वियसली करंट, ऑन द स्पॉट कैश ही हाथ में कैश है, ठीक है। देन डेटर्स करंट, डेटर्स मतलब जिससे तुमने क्रेडिट पे सेल किया है और पैसा आना बाकी है, तो डेटर्स का क्या, मैंने 1 साल से ज़्यादा का किसी को क्रेडिट पीरियड देते हैं क्या? कितना देते हैं ज़्यादा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 मंथ्स। उससे ज़्यादा कोई उधार पे माल देता है क्या तुमको? नहीं ना। ओके, सो डेटर्स सेम वे, असेट्स में डेटर्स तो बिल्स रिसीवेबल वैसे सारे बिल्स जिनके पैसे आने बाकी है। अंडरस्टूड? देन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप, मोटर कार, कंप्यूटर, और क्या क्या आता है एसेट में, एक्सेट्रा लिख दूँ, ठीक है। हियर ऑल्सो बैंक कैश, अरे अच्छा बैंक के बाजू मैंने कैश ऑलरेडी लिख दिया था। बैंक कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है? करंट। अभी फिक्टिशियस क्या होता है? नाम से क्या समझ में आता है? फिक्शन। नाउ फिक्टिशियस असेट, फिक्शन, ठीक है, फिक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि इट्स अ फिक्शन। ओके, सो फिक्शन मतलब इमेजिनरी नहीं होता कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट दे आर नॉन टेंजिबल। व्हाट दे आर नॉन टेंजिबल, मतलब जो मैंने क्या बताया था, नॉन टेंजिबल किसके बारे में बताया था? रिकलेक्ट करो जल्दी जल्दी। नॉन टेंजिबल क्या होता है? कहाँ पे यूज किया था मैंने ये वर्ड, नॉन टेंजिबल? ओके, दोज हु सेड गुडविल टैप योर बैक। ओके, नॉन टेंजिबल मतलब विच यू कांट टच और फील। तो ऐसे असेट्स में क्या आता है पता है? जैसे मैंने बोला एडवर्टीजमेंट, जब हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे थे, मैंने क्या बताया? एडवर्टीजमेंट या रेंट, अगर तुम क्या कर रहे हो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए तुम भर देते हो, तो जब तक तुमको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक वो क्या होता है? तुम्हारा एसेट है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई तुमने रेंट तो 5 साल का भर दिया है, तुम अभी रह रहे हो, करंट मंथ का रेंट इज योर एक्सपेंस। बट अगर ये 5 साल के बीच में कभी कुछ हो गया, उसने प्रॉपर्टी बेच दी और तुमको शिफ्ट करने को बोला, खाली करने को बोला, या सो एंड सो रीजन से उसने तुमको निकाल दिया वहां से, ठीक है, सो व्हाट विल दैट बी? तुम्हें उससे पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो इट्स मनी इज वर्थ
सो दैट्स व्हाई इट इज एसेट, कि भाई तुमने फ्यूचर का पेमेंट अभी कर दिया है, विच इज एन एसेट फॉर यू. ऑलवेज एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, आर एसेट फॉर अस, कि भाई हमने सर्विस नहीं ली है उनसे बट फिर भी हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है. सो अगर उन्होंने हमें आगे जाके सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, सो वी आर एलिजिबल टू गेट देयर मनी बैक. So that's why any prepaid expenses are your are your assets, and all those prepaid expenses, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं रियल में नहीं देख सकते, ठीक है, खर्चा देख सकते हैं, expenses are just expenses made, you can't see them, so they are non tangible, so they are fictitious. So prepaid या deferred revenue expenditure of next 4 years, that is fictitious. Understood? Okay. Goodwill, fictitious asset. Okay, understood? So understood the concept of assets, fixed, current and fictitious. Please take a screenshot. Liability में भी 3 टाइप्स है. Liabilities में भी क्या है, 3 टाइप्स है. सेम, फिक्स्ड, करंट एंड यहाँ पे फिक्टिशियस नहीं है. यहाँ पे क्या है, बट कंटीजेंट. क्या है ये, कंटीजेंट. अगेन फिक्स्ड लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें पे करना है, जैसे बैंक लोन हो गया, ठीक है. फिक्स्ड लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, बैंक लोन हो गया. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पिछले 2 लेक्चर से बार बार ठोक ठोक के बोल रही हूँ, क्या है लायबिलिटी, कैपिटल. कैपिटल इज योर लायबिलिटी. तो कैपिटल करंट मतलब हमें फटाफट अभी दे देना है ओनर को, नहीं. मैंने क्या बोला था, ओनर को हम कब देंगे कैपिटल, ओनर को हम कैपिटल तब देंगे जब कंपनी आपकी बंद हो रही है. सो इट्स अ करंट, नो. कैपिटल इज फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. ओके. बैंक लोन या एनी अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड मतलब जिसके सामने तुमको कुछ गारंटी नहीं रखा है बट 4, 5, 10 साल का लोन लिया है, ठीक है. सो एनी अनसिक्योर्ड की जगह पे आई वुड राइट टू लेट अस राइट लॉन्ग टर्म लोन्स. ओके, लॉन्ग टर्म लोन, जैसे जिसमें हाउसिंग लोन होता है, कार लोन होता है, ठीक है, वो सब. सो ये सब बड़े बड़े जो मतलब मोर देन 1 ईयर में लायबिलिटी तुमको, मोर देन 1 ईयर के बाद भी तुम्हारा लायबिलिटी पे करना है, दैट इज योर फिक्स्ड लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज क्या आएगा, वहाँ पे डेटर था तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, योर एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रेंट बाकी है तो क्या है, 2 साल बाद दोगे, नहीं ना, अगले महीने देना ही पड़ेगा. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फिर क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा. समझा. सो करंट लायबिलिटी जो हमें शॉर्ट टर्म में पे करना है, फिक्स्ड लायबिलिटी विच यू हैव टू पे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. नाउ व्हाट इज कंटीजेंट, ये बहुत मस्त है, क्यूट है, ठीक है, मतलब इजीली याद रह जाएगा, ध्यान रखोगे तो लर्न नहीं करना पड़ेगा. व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी. कंटीजेंट कहाँ से आया, कंटीजेंट, कंटीजेंसी, ठीक है. कंटीजेंसी मतलब समथिंग नॉट श्योर ऑफ और विच मे और मे नॉट अकर. मतलब वो चीज होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं है, दैट इज कंटीजेंसी. ओके. सो कंटीजेंट लायबिलिटी इज कंटीजेंसी which means not sure of, may or may not occur. Okay. So what it is that फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं कोई लॉ सूट चल रहा है तुम्हारा, किसी का केस चल रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है. तो अगर तुम वो केस हार गए तो तुम्हें उसको पैसा देना पड़ेगा. ओके. और अगर तुम वो केस जीत गए तो वो पैसा नहीं देना पड़ेगा. सो अगर हार गए और देना पड़ेगा मनी पेबल लायबिलिटी. ओके. सो इट इज कंटीजेंट. अभी से हमको पता नहीं है, यू मे और मे नॉट हैव टू पे दैट. Understood? So it is contingent liability which may or may not occur. अभी एक important चीज ये भी है कि ये हम always books of accounts के बाहर दिखाते हैं. It is never mentioned inside the books of account. Not recorded in the books of accounts. But as a note it is written under the balance sheet. अंडरस्टूड, क्लियर है, ठीक है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. चलो लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके. नाउ आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन एंड देन वी विल बी डन विथ अवर चैप्टर. ओके.
चलो, सो सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी. फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. अभी यहाँ पे है ना, सच बताओ, ये जो भी चीज़ हम सीखने वाले ना, अभी यहाँ पे जो भी आएगा, वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन अवर पास्ट 2 लेक्चर्स और अभी का थोड़ा लेक्चर्स में. सो इट इज ऑलरेडी डन, वी जस्ट हैव टू पुट इट इनटू द राइट फ्रेम्स. ओके, जस्ट सी बिजनेस एंटिटी. वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाट इज बिजनेस एंटिटी, कि भाई इट्स अ सेपरेट फॉर्म. वेरी फर्स्ट थिंग मैंने तुमको वही बोला था, इट्स अ सेपरेट आइडेंटिटी. और बार बार मैंने तुमको ठोक ठोक के बोला था कि जब भी हम सम्स स्टार्ट करेंगे, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर आई सेड, जब भी तुम अकाउंट्स में सम्स करोगे, हम सम स्टार्ट करेंगे, व्हाट यू हैव टू थिंक एज, यू हैव टू थिंक एज अ बिजनेस एंटिटी. यू एंड योर बिजनेस एंटिटी आर नॉट द सेम. Understood? This is that concept that there is separation of you yourself from your business. भले ही sole proprietor हो, मतलब भले ही तुम sole owner हो, वो दुकान के, वो शॉप के, वो बिजनेस के, still you and that company दोनों are not the same. Your expenses are your personal expenses, business expenses are business expenses. For example, तुमने कोई छोटा सा तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, और तुम शायद हाँ चलो ठीक है, छोटा सा बिजनेस जाने दो. अगर तुम्हारा एक एक्स्ट्रा फ्लैट है, वहाँ भी तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस चला रहे हो, तो तुम सोचोगे भाई मेरा ही ऑफिस है, मैं थोड़ी ना रेंट दूंगा, ठीक है, अपने आप से. नो, यू हैव टू. ओके, द बिजनेस फर्म विल पे यू द रेंट, ओके, एवरी मंथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू एंड द फर्म, द एंटिटी आर two separate person. You are a living person, that person is an artificial person, but you both are separated, you both are different from one another. Okay, next is money measurement. हमने क्या सीखा? Everything in business is measured in terms of money. All transaction we are writing, we are recording, all we are what we are recording, all monetary transaction. क्यों? क्योंकि non monetary transaction में क्या आता है? barter system. ठीक है, बार्टर सिस्टम की हम एंट्री करते हैं, बार्टर सिस्टम चलता है नहीं चलता है. सो ऑल ट्रांजैक्शंस आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, लेट इट बी कैश और क्रेडिट. कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बोथ आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि क्रेडिट है मतलब उधार पे है, आज नहीं तो कल आएगा या आज नहीं तो देना पड़ेगा कल. तो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. नाउ अभी ये मनी मेजरमेंट बता रहा है, तो जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, सो यू हैव टू रिकॉर्ड. यू कैन नॉट राइट एज 3 फर्नीचर, लाइक 2 कंप्यूटर है, ये वो नहीं. हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की वैल्यूज लिखते हैं ना, कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ सो एंड सो अमाउंट वी हैव इन बिजनेस. जब तुम एंट्री पास करोगे कितने का कंप्यूटर है, विथ अमाउंट पास करोगे कि नंबर सिर्फ पास करोगे. ओके, सो यू विल बी कन्वर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इनटू मनी एंड यू विल बी रिकॉर्डिंग. ओके, सो ईच एंड एवरी thing in your business has a monetary value. I hope I am clear with this concept. Then cost concept. अभी कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है पता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो कि जो मैंने बोला ना, हम हर एक चीज मतलब ना मॉनिटरी में कन्वर्ट करके उसको मेजर करते हैं. सो व्हाट इज अ कॉस्ट कंसेप्ट, कि भाई तुमने 40,000 का लैपटॉप लिया था, आज उसकी वैल्यू 60,000 है, तुम आज अभी 60,000 दिखा दोगे, तुम्हारे बुक्स में 60,000 दिखा दोगे, नहीं. यू विल बी रिकॉर्डिंग इट एंड व्हेन वॉट एवर इट हैज कॉस्ट यू, whenever it comes, whatever it cost, it comes to you, you will be writing that cost, you will be recording it that on the cost. and जो भी अगर assets है उसको हम जो, क्योंकि देखो asset क्या होता है, जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना. तुम नया मोबाइल लेके आओ, उसका पैक खोल दो, कल देने जाओ, वो नहीं लेगा तो 10-15 हज़ार कम बोलेगा. क्यों? क्योंकि भाई asset once used तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है, तो सारे के सारे जो असेट्स है, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम करते जाते हैं. ठीक है, बट हम रिकॉर्ड किस पे करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, एट व्हाट प्राइस वी हैव रिसीव्ड इट. और ये जो उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना बिकॉज ऑफ द यूज, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ये चैप्टर भी हमको अकाउंट्स में आगे है, बहुत मस्त चैप्टर है. लाइक अकाउंट्स इज फन, यू आर गोइंग टू एंजॉय. बस फोकस रखो, समझो कंसेप्ट. आई होप आई एम मेकिंग इट रियली क्लियर. नहीं समझ रहा है तो प्लीज गेट बैक टू मी. ओके, देन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम परचेज कर रहे हैं तो जो कॉस्ट पे हम परचेज कर रहे हैं वो प्राइस पे हम उसको लिखेंगे. हर बार यही फॉलो होना चाहिए. ठीक है, किसी और बार तुम 2-3 साल बाद तुम सोचोगे चलो इस साल में अभी उसका जो रियल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर मैं लिखूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो वॉट एवर मैथड यू आर अडॉप्टिंग, वॉट एवर जिस पैटर्न से तुम कर रहे हो, वो पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए. द रूल विच यू आर फॉलोइंग इट शुड नॉट बी चेंज्ड. ओके, सो देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन द वे यू आर डूइंग इट.
देन कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में जिसको भी करना है बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? बिजनेस किया, अच्छे से चल गया, वाओ, प्रॉफिट आया, वाओ, बंगला लिया, गाड़ी लिया, आईफोन लिया, नेक्स्ट ईयर सपोज लॉस हुआ, क्या करोगे? सो व्हाट यू आर सपोज टू डू? कंजर्वेटिज्म कहाँ से आ रहा है? द वर्ड कम्स फ्रॉम टू कंजर्व. कंजर्व मतलब कोई चीज संभाल के रखना. तो जो तुम्हारे पास प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, जो तुम प्रॉफिट्स अर्न करते हो, बनाते हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट तुम यूज नहीं करते या तुम प्रोप्राइटर को दे नहीं देते. सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट यू सेव फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज, फ्यूचर रेफरेंसेस, कभी कुछ एक्सपांड करना है ग्रोथ के लिए, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट तुम साइड पे एक्यूमुलेट करते जाते हो, कंजर्व करके जाते हो, संभालते जाते हो. अंडरस्टूड? कंजर्वेटिज्म अंडरस्टूड? ओके. देन गोइंग कंसर्न. While you have started a business, you are doing the accountancy, you have to always keep in mind that a business entity is a going concern. Going concern मतलब business चलते ही रहने वाला है. It's a going concern. The business never dies. The person dies. वो मरता है, उसके बाद कोई और चलाता है, वो मरेगा, कोई और चलाएगा. ठीक है? Unless and until someone does not wish to continue, the business keeps on going. So business is a going concern. Understood? What is going concern? Okay. Then realization. Now what is realization? Realization पहले एक बार हम लोग accrual कर लेते हैं रिवाइज. अभी जस्ट आज के लेक्चर में ही हमने किया. What is accrual? When it is occurred, right? अभी occurred में ऐसा एक तुमको एक डिफरेंस समझा रही हूँ. occurred मतलब तुमको occurred और रियलाइजेशन में बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं. ठीक है? तो यूजुअली जो ये कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर, कि accrual मतलब जब वो ड्यू हो गया. अभी इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये कि तुमको ऑर्डर आया 50,000 साड़ीज का. ओके. सो वो ऑर्डर आया, तुम बोलोगे ना द ऑर्डर हैज अकर्ड. नो, द ऑर्डर हैज नॉट अकर्ड. ओके. अक्रूअल बेसिस ये नहीं होता है. अक्रूअल मतलब जब तुम वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, सो इट विल बी रियलाइज्ड. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रियलाइजेशन? कि व्हेन द सेल हैज रियलाइज्ड, उस टाइम पे तुम उसकी एंट्री करोगे. समझ में आया? भले तुमने पूरा माल नहीं दिया, सपोज तुमने एक हफ्ते बाद उसका आधा माल दिया और एक हफ्ते बाद आधा दोगे. सो वेन एवर यू आर रियलाइजिंग, वेन एवर एक्चुअली सेंडिंग, यू विल बी राइटिंग इट. ठीक है? बट अंडरस्टूड द रियलाइजेशन एंड अक्रूवल. नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड लेक्चर में कन्वर्ट किया था. ठीक है? दैट अक्रूवल क्या है? सॉरी ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? टू वे ट्रांजैक्शन. क्या बताया था मैंने? दैट व्हेनेवर द कैपिटल इज कमिंग इन, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. बट कैश आने के साथ दूसरी चीज क्या हो रही है? एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है. व्हाट इज अ लायबिलिटी? दैट बिजनेस को वो पैसा कमा के ओनर को वापस देना है. ठीक है? सो इट्स अ लायबिलिटी. कैपिटल इज अ लायबिलिटी. एज यू आर रिसीविंग कैश, अ लायबिलिटी इज increased. Okay, a liability is created. Same way, salary is paid, so you have received the services and the cash has gone out. Understood? So always it's a dual concept जो हमने second part में किया था. Now disclosure, ये भी अच्छी चीज़ है. What is disclosure in accountancy? That you have to disclose. You have to disclose each and every detail of your business. What is disclosure? You have to disclose each and every detail of your business. You cannot hide or cheat anything. Okay? That is disclosure. Now what is materiality? So materiality ये बोलता है कि जो मटीरियल चीज़ें हैं तुम्हें वही डिस्क्लोज करनी है. तो somehow ये materiality इसका थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, that only material things are recorded. Okay? But ऐसा नहीं है. मटीरियल मीन्स अक्रूड, नॉन अक्रूड एक्सपेंसेस, वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. देन मैचिंग कंसेप्ट. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है. मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? अगेन मैचिंग कंसेप्ट में पूरे साल में, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ हाउ मच इज माय सैलरीज फॉर द होल ईयर, हाउ मच सैलरीज आई पेड ड्यूरिंग द होल ईयर. सो वो जो सैलरीज है, ठीक है, उसको मैं एक्चुअल से मैच करूंगी तो मैं देखूंगी पेमेंट तो इतना ही हुआ है, बट अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से तो इतना सारा आ रहा है. तो इसका मतलब अभी तो ईयर एंड हुआ ना, मार्च का सैलरी अभी अप्रैल में जाएगा. आज तो 1 अप्रैल ही है. ठीक है? बट हमें तो क्या करना है? हम ईयरली अकाउंट्स बना रहे, तो वो ईयर का एक्सपेंस है ना, मार्च का सैलरी भी वो ईयर में जाना चाहिए. तो हम वहाँ पे लिख के रख देते हैं दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च.
कि मार्च का देना बाकी है बट ये सैलरीज में इंक्लूड होगा। सो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, जो ये तुम ये साल के लास्ट चैप्टर में सीखने वाले हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज मैचिंग कंसेप्ट। अंडरस्टूड? okay, that whatever happens during the year, whatever incomes or expenses, they all are recorded of that year। फिर भले ही वो आना बाकी है, देना बाकी है, वो हम नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, बट यू विल रिकॉर्ड इट बिकॉज दे बिलोंग्स टू दैट ईयर। सो इट हैज़ टू बी मैचिंग कंसेप्ट। और हर एक चीज़ जो तुम लिख रहे हो, हर चीज़ का तुम्हारे पास रिसीप्ट, बिल, प्रूफ, वैलिडेशन होना ही चाहिए। वॉट एवर यू आर putting the entry in the business, it should occupy with some evidence। Understood? So these are some concepts of accounting। Now we will move on to the last part of the chapter, which are accounting standards। इसको ज़्यादा डिटेल में करना ही नहीं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए यूज़ होता है, बस उतना ही याद रखो वर्ड। उसमें डिटेलिंग में मैं जाऊँगी भी नहीं, ना तुमको जाना है, बिकॉज वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर जिसको करना है, आगे जाके सीए बनना है, वो उतना डिटेल में उसको पढ़ेंगे, हमको नहीं पढ़ना है, हमको कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ यूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या आता है हम सिर्फ उतना याद रखेंगे, वैसे जितने भी स्टैंडर्ड्स हमें हम सिर्फ उसको नाम से याद रखेंगे। ओके, सो अभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है कि भाई अकाउंटिंग कैसे करना है, ठीक है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमारी काउंसिल, जो मतलब अकाउंटिंग पूरा कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, वो हमारे देश का कौन डिसाइड करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, ICAI, ठीक है। दे डिसाइड इट एंड सो फार दे हैव इश्यूड 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें से हम सिर्फ 10 देखने वाले हैं। वेरी फर्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो क्या बोल रहे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जैसा हमने देखा था ना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फिर उसके बाद नोट्स भी होते हैं, ठीक है, हायर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सो लाइक दैट इट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अंडरस्टूड? ओके, देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। नाउ व्हाट आर इन्वेंटरीज? तो इन्वेंटरीज आर योर स्टॉक। स्टॉक मतलब बोलते हैं ना दुकान में, अरे यार देख स्टॉक में है कि नहीं है, तो स्टॉक मीन्स योर स्टॉक ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे एट द एंड ऑफ द ईयर जो तुम्हारा माल बिका नहीं है, उसको बोलते हैं योर स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, और यू कॉल्ड इट एज इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन किस बेस पे होना चाहिए? सो इट शुड बी बेस्ड ऑन जो कॉस्ट पे तुमने खरीदा है या मार्केट वैल्यू है उससे नहीं, इट शुड बी बेस्ड ऑन विच एवर इज लोअर। व्हाट इट इज? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, उस पे तुम उसको वैल्यूएट करोगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 स्टेट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट आर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स? 12th के बाद आगे और अकाउंट्स पढ़ना है तो उसमें आएगा, बट सिर्फ इतना याद रखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं कि जिस पीरियड के लिए, ठीक है, तुम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, देखा ना आज हमने देखा था अकाउंटेंसी में आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो पीरियड के लिए होता है, वही पीरियड के लिए तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होना चाहिए। अंडरस्टूड? देन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। ये क्या बोलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। उन्होंने तुमको 2 मेथड दिए हैं टू डेप्रिशिएट। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ये भी हम ये इस चैप्टर में ये साल में ही सीखेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ये दोनों में से तुम कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, यू हैव टू डिस्क्लोज दिस एट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम मेथड ओनली। अंडरस्टूड? देन डेप्रिसिएशन हो गया। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन्स तुम ले लो, गैजेट्स वाले, दे कीप ऑन डूइंग रिसर्च, और क्या नया उसमें ला सकते हैं, क्या नया इन्वेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट तुम जिस साल में वो अकर हुआ है उसी ईयर में तुम कॉस्ट दिखाओगे, ना कि जब जाके उसका कुछ इन्वेंशन होगा तब जाके उसको दिखाओगे, नहीं। द कॉस्ट हैज अकर्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, सो यू विल बी शोइंग इट इन दैट पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ। ओके, दैट सेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। 5 मोर एंड देन वी आर डन। चलो नेक्स्ट अकाउंटिंग है is AS9, that is accounting standard 9, revenue recognition. It states that profit and loss में कौन कौन सी चीज़ों को तुम revenue बता सकते हो. It states the the criteria for recognizing the revenue, whether it's a revenue or not. Okay, it states that accounting standard 9.
Now what is accounting standard 10? It is for fixed assets. Now why for fixed assets? That fixed assets में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमने टीवी लिया, ठीक है, टीवी सपोज तुम्हारा 45,000 का आया और वो घर आके तुमको उसको इंस्टॉल करके लगा के देने का सपोज 1,000 रुपया चार्ज कर रहा है, ठीक है. सो योर कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड असेट, योर टीवी, cost of that TV is not 45,000, it is 46,000. Understood? So that 1,000, no, मतलब it, what does it says? That कोई भी asset, okay, to make it, to transfer it, or to transform it into the ready to use format, okay, ready to use format में उसको transform करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, it should be inclusive of the cost. Understood? So cost में वो भी खर्चा include करना है. Then accounting for government grants, what does it say? कि अगर तुम किसी कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हो तो देयर हैज टू बी अश्योरेंस दैट दे विल बी कंप्लाई. कि गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे ही थोड़ी ना देती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो दे विल बी कंप्लाइंग, दे विल बी फॉलोइंग विद दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS 12. Now AS 13 accounting for investments. Now what does it say? That investment दो तरीके के होते हैं ना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐसा नहीं कि भाई तुम एज्यूम करो कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर नहीं. इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्ट. Then accounting for taxes on income, accounting standard 2020, accounting standard 22, it says that current year में तुम्हारा जो भी टैक्सेस है, जितना भी इनकम है, जहाँ जहाँ से भी इनकम है, तुमने टैक्सेस भरा नहीं भरा, भरना बाकी है, बट यू हैव टू शो all the taxes, whatever your taxes are related to the current period. Understood? So here we are done with our very first chapter. Congratulations to us. Okay. Now today is Friday. You have got really nice time of weekend, Saturday and Sunday. Okay, to revise. Now next revision stories तो मैं कल परसों everyday morning डालती रहूँगी. Sunday let's take a break. Okay, Sunday I won't be posting. Monday देखो कैसा है पता है, आज Friday है. Okay, so tomorrow Saturday I will be posting revision story only on this third part. Okay, now I am giving you time Saturday and Sunday to revise the whole chapter, and I'll be taking revision test of that on Monday morning. Okay, the whole chapter. Understood? Now from Monday onwards अब हम पूरा रेगुलराइज हो जाएंगे. तुमको अभी पता है बुक कीपिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, सारे वर्ड्स पता है, ठीक है. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अकाउंट्स, ट्यूसडे विल बी इकोनॉमिक्स, थर्सडे विल अगेन बी इकोनॉमिक्स, एंड फ्राइडे अरे सैटरडे विल बी योर OC. नेक्स्ट वीक से हम पूरा रेगुलराइज हो जाएंगे, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे. सो कीप फॉलोइंग अस एवरी डे, मंडे टू सैटरडे 9 PM. ओके, एंड एवरी मॉर्निंग 9 o'clock रखूँ या 12 o'clock रखूँ, प्लीज़ मुझे वो ज़रा कमेंट में डाल दो कि अपना जो रिविजन स्टोरी है, ठीक है, यू वांट इट एट 9 AM और यू वांट इट एट 12 noon. ओके, सो जस्ट लेट मी नो. एवरी डे आई विल बी पोस्टिंग द सेम थिंग. कल तो मैं 12 noon को ही डाल दूंगी, ठीक है. देन यू हैव संडे हॉलीडे, सैटरडे संडे हॉलीडे में प्लीज़ 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 ऑल 3 lectures अच्छे से रिवाइज करना. एंड मंडे आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट द टेस्ट विथ पास द टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स. ओके, चलो, सी यू, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड.